एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण राजभर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, राष्ट्रीय महासचिव है एसबीएसपी के। एक बार उनका रुख करते मैं वापस आपके पास अभी लौटती हूँ, जो और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, आपसे छोटा सा रिएक्शन मैं चाहूंगी, क्योंकि देखिए अब तो रिपोर्ट जब पेश की जाएगी कोर्ट में तो माना जा रहा है कि अप्रैल में हो जाएंगे निकाय चुनाव, लेकिन क्या नहीं लगता ये जो पूरा प्रोसेस अभी फॉलो किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, ये प्रोसेस पहले ही फॉलो कर लिया जाता तो शायद लेट ना होता चुनाव में? देखिए, जिस तरीके से रिपोर्ट आई है, अभी रिपोर्ट कैबिनेट में जाएगा, उसके बाद इस रिपोर्ट में क्या क्या तकनीकी खामियां रही हैं, ये चीजें सामने आएगी। जैसा कि मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 2018 में जो हम लोगों ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट का सर्वे कराया था, उसमें 30 साल का जो चुनाव हुआ था, चाहे जितने भी चुनाव हुए, नगर पंचायत हुए हों, जिला पंचायत हुए हों, प्रधान बीडीसी, जितने चुनाव हुए हैं, 30 साल का अगर आंकड़ा उठाकर देखिएगा तो उसमें आरक्षण में चेंजिंग कुछ जगहों पर नहीं हुई। ये खामियां इस रिपोर्ट में भी आई होगी, और इसका सार्वजनिक जब खुलासा होगा तो यह बात नोट कर लीजिएगा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 12 जातियों को सिर्फ राजनीतिक फायदा, चाहे वो सपा की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, और चाहे कांग्रेस की पूर्व की जितनी भी सरकारें रही हो, सिर्फ 12 जातियों को आरक्षण का लाभ, राजनीतिक भागीदारी हमेशा से इन्हीं लोगों को मिलता आया। 3 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बात के इंगित किया था कि जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको राजनीतिक फायदा नहीं मिल पा रहा है, जो अति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, महिला हैं, उनको भी राजनीतिक फायदा नहीं मिल पा रहा है, जो इस राजनीति में जो सक्रिय हैं, जो मजबूत हैं, उन्हीं को राजनीतिक फायदा मिल रहा है। तो इस रिपोर्ट से अगर अंतिम कतार का व्यक्ति को अगर राजनीतिक फायदा पहुंचाने का प्रयास हो रहा है तो इससे मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ये खतरे की घंटी बन रही है कि इन लोगों ने अधिकार को लूटा है, और इन लोगों ने ठीक है अरुण जी, मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूँ। इस वक्त एक बार फिर से संदीप जी का रुख करते हैं। संदीप जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? क्योंकि देखिए पूरा सिनेरियो जो इस वक्त बना है, मैं फिर से, आप अपनी बात जरा पूरी कीजिए। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलिए। अच्छा, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए मैंने बहुत ढेर सारे पार्टी प्रवक्ताओं की बात सुनी, एक राजनीतिक विश्लेषक बैठे थे उनकी भी बात सुनी। ये जो आयोग, ओबीसी आयोग बनाने का निर्णय था, वो 2010 सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। तो इसमें अगर समाजवादी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं बनाया, उसने गलती कर दी, तो मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी की सरकार भी 2 साल तक सत्ता में रही, उसने भी आयोग नहीं बनाया, और उसके बाद जो इलेक्शन हुए थे नगर निकाय के, बिना वो आयोग के हो गए थे। पहली चीज। दूसरी चीज, जो ओबीसी आरक्षण की बात हो रही है, वो आरक्षण शैक्षिक आरक्षण जो कि संविधान में लिखा हुआ है, वर्णित है, उस शैक्षिक आरक्षण से बिल्कुल अलग है। जो भी बसपा के भाई साहब एक बात बोल रहे थे, कुछ बात से मैं उनकी सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश में 72 से ज्यादा जातियां हैं ओबीसी वर्ग में, और जो राजनीतिक आरक्षण का लाभ लेने वाली जातियां हैं वो मुश्किल से 8-10 जातियां थी, वो लगातार उस आरक्षण का लाभ ले रही थी। बाकी और जातियां जो थी वो बिल्कुल आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रही थी। इस वजह से इस आयोग की आवश्यकता थी कि उन जगहों पर जो राजनीतिक रूप से पिछड़ी जातियां हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में, उन लोगों को राजनीतिक जो है वो संबल प्रदान हो, राजनीतिक क्षेत्र में आगे आए और अपने समाज में योगदान दे सके। तीसरी चीज एक और कहना चाहता हूं मैं कि वास्तव में उत्तर प्रदेश की सरकार बधाई की पात्र है, जो जिसने इतने कम समय में इतना बड़ा कार्य कर लिया। देखिए हमारे पास एग्जांपल बिहार का है, महाराष्ट्र का है, मध्य प्रदेश का है, कर्नाटक का है। इतनी तत्परता के साथ किसी भी सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन किया हो और उसके बाद रिपोर्ट इतने कम समय में सबमिट कर दी हो, ऐसा एग्जांपल पहले देखा नहीं। तो हमें आपसी वैमनस्य भूल के ये समझना चाहिए, सरकार को बधाई देनी चाहिए और खुले मन से चुनाव में उतरना चाहिए। ठीक, फिर से आपका स्वागत है, और लगातार खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। एक करके वापस से सभी का रुख कर लेते हैं, और वापस से संदीप जी, मैं पहले आप ही का रुख करना चाहूंगी। देखिए अभी आपने कई सारी बातों का जिक्र किया, जो अभी पिछड़ी जातियां थी, जो रिपोर्ट अभी तैयार की गई है, जो आयोग का गठन किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2010 में, उसका भी अभी आपने जिक्र किया। ठीक है, तारीफ काबिल है, सरकार ने इतने कम समय में रिपोर्ट तैयार की, लेकिन अब जो आगे का प्रोसेस है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा, जरा आप एक बार विस्तार से ये बता पाएंगे? जी बिल्कुल। देखिए कल आयोग की रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को सौंपी गई है। मुझे लग रहा है कि आज उसको सदन में रखा जाएगा। उसके बारे में कि जो अगर एक आध कुछ पॉइंट होते हैं जिनके ऊपर कुछ बात चर्चा होती है कि भाई ठीक है इसको ठीक करना है या नहीं ठीक करना है, जैसा मैंने न्यूज़पेपर के माध्यम से आज सुबह देखा, तो शायद उस पर कुछ चर्चा होगी। उसके बाद सरकार की इस पे मोहर लगेगी।
और ये रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी। क्योंकि देखिए सुप्रीम हाई कोर्ट ने आदेश दिया था 31 जनवरी के पहले चुनाव कराने का, और उस जो निर्णय था आदेश का उसको स्टे करने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट में 31 मार्च तक का समय मिला था। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में के मंजूरी के बिना तो चुनाव हो नहीं पाएगा। तो ये रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएगी कि हमने देखिए ओबीसी आयोग का गठन कर लिया है, हमारे पास ये रिपोर्ट है, अब हम चुनाव कराना चाहते हैं, कृपया हमें अनुमति दें। फिर उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाएगा उसके बाद जो है इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देखिए निर्वाचन आयोग ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 1 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन हो जाएगा। तो ये मान के चलिए कि 4-5 दिन के अंदर आरक्षण सूची जो है आ जाएगी, और उम्मीद है अप्रैल लास्ट तो नहीं कह सकता, बट मुझे लग रहा है मई में इलेक्शन पर होंगे। ठीक है, ठीक है कपिल जी, अब मैं आपसे एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगी। संदीप जी ने जिस बात का जिक्र किया कि तारीफ होनी चाहिए सभी चीजों को दूसरी तरफ रख के कि सरकार ने इतने कम समय में रिपोर्ट तैयार कर ली है, ये क्या तारीफ आप नहीं करेंगे कपिल जी? देखिए अभी हम रिपोर्ट से वाकिफ नहीं है, हाँ, ना मेरे ख्याल से कोई दल वाकिफ होगा। हाँ, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, आप बात रखिए अपनी। जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो रिपोर्ट तैयार हुई है उसका अवलोकन अभी समाजवादी पार्टी ने नहीं किया, और हमको लगता है संदीप जी ने भी नहीं किया होगा। अभी तो एक प्रक्रिया बता रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट की भी उस पर मोहर नहीं लगी है, इसलिए अभी ये कह पाना अतिशयोक्ति होगी। दूसरी चीज हम ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति 6 वर्षों से उसी पर काबिज है और उसे फुर्सत नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से 4 महीने आप डिलेड हुए, और अभी इसके जस्ट पहले महाराष्ट्र के अंदर सारी चीजें देखी गई थी, उसके पहले बिहार के अंदर। तो अगर ये सरकार की नाकामयाबी नहीं है तो उसको कैसे हमें समझ में नहीं आता है। जहां 4 महीने आपने संवैधानिक संस्था की चूल्हे हिला रखी थी, लोकतंत्र पे कब्जा करा दिया, और आप कह रहे हैं कि हम तारीफ कर दें। कैसे कर दें तारीफ? ऐसे तारीफ कर दें कि आपने 69,000 शिक्षकों में केवल 4% ओबीसी को आरक्षण दिया, और आपके पिछड़े वर्ग आयोग के जब अध्यक्ष ने आपके विरुद्ध एक रिपोर्ट आख्या कर दी तो आपने उनको निष्कासित कर दिया। तो ये तो गजब की बात है। ये कैसे कह दें तारीफ? तारीफ तो तब करी जाती है कि जब आप समय पे सारी चीजें करा रहे होते। 4-5 महीने आपकी वजह से डिलेड हो रहा है, आपने लोकतंत्र को बधुआ बना करके रख लिया 5 महीने तक, और हम तारीफ कर दें? और इतने बड़े उत्तर प्रदेश के अंदर आयोग ने इतनी जल्दी रिपोर्ट तैयार कर ली, किस प्रक्रिया का अनुपालन और सारी चीजें ट्रिपल टी में सुनिश्चित की गई, इस पे तो अभी बात की बात है। जब पहले रिपोर्ट आवे फिर देखा जाएगा, क्योंकि जादू की झप्पी थोड़ी ना होती है कि आप कितना परसेंट में कौन है, और आपने जातीय जनगणना करा के रखा नहीं है। जो 2012 से 2012 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने कराया था, आज तक उसका प्रकाशन नहीं हुआ। रोहिणी आयोग का गठन करने के बाद आप उसकी रिपोर्ट दबाए बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीजें, इसको हम कैसे कह दें? ठीक है, बात ये एक अलग की चीज हो सकती है कि कहने के लिए आपने सारी चीजों का गठन कर दिया।